मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। आप सबका स्वागत है जैन पाठशाला में। अभी तक हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम कई दिनों से इस पे चर्चा कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, कि जैन धर्म के क्या सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों की प्रक्रिया में हम द्रव्य गुण पर्याय को समझते समझते पर्याय का स्वरूप भी देख चुके हैं। हमने गुण अलग अलग अपेक्षाओं से भी देखे कि एक गुण होते हैं सामान्य गुण, विशेष गुण, और एक गुण होते हैं अपने अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। इसका भी हमने थोड़ा विस्तार रूप से स्वरूप देखने का प्रयास किया था कि कहाँ कहाँ इन गुणों के बारे में मिलता है और इन गुणों की कैसी व्याख्या होती है। इसके बारे में भी कल हमने देखा था। इनके संबंध में दो प्रश्न हमारे रह गए थे। वैसे तो हमने इसका विस्तार पहले के प्रश्नों में कर लिया था, इसीलिए मैं इन दो प्रश्नों को बस प्रश्न उत्तर को पढ़ के हमारे नए विषय पे आगे बढ़ जाएंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बस हमने प्रश्न नहीं पढ़े थे, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ देता हूं एक बार। आप पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे 71 नंबर का प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या है। यहाँ पे प्रश्न है कि जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं। तो उत्तर दिया चेतना, सम्यक्त्व अर्थात श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविकत्व, कर्तृत्व इत्यादि अनंत गुण हैं। फिर अगला प्रश्न 72 नंबर का प्रश्न कि जीव के प्रतिजीवी गुण कौन कौन से हैं। तो उत्तर बताया था कि अव्यबादत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व इत्यादि। इतनी हमारी कल तक की चर्चा हो चुकी थी। अब हम यहाँ पे अपने नए विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। और आज का विषय एक तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने में बड़ा बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज हमारे से संबंधित है। अगर हम सुबह की कक्षा को देखें तो सुबह की कक्षा में भगवान के गुणों की चर्चा चल रही है। अब यहाँ से हम देखेंगे अपने गुणों की चर्चा। जो हमारा ज्ञान दर्शन गुण है वो कैसे वर्क करता है, उसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ज्ञान कैसे प्रवृत्त होता है, क्या ज्ञान से पहले भी कुछ होता है, मतलब कैसा क्या काम चलता है हमारी जानने की प्रक्रिया। हम पूरा विस्तार से इस प्रकरण में जानेंगे, जो हम अभी आगामी प्रश्नोत्तर में पढ़ने वाले हैं, कि जो हम पदार्थों को जानते हैं उसमें कौन सा ज्ञान काम करता है, मुनिराजों को कौन सा ज्ञान है, भगवान को कौन सा ज्ञान है। इन सब का विस्तार हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए इन सबको जानने के लिए। तो आज हमारा जो आज की कक्षा का जो पहला प्रश्न वो क्या है, 73 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है कि चेतना किसे कहते हैं। प्रश्न क्या, कि चेतना किसे कहते हैं। उत्तर दिया कि जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। आप चेतना कहाँ पढ़ के आए हो। अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो जब हमने जीव के विशेष गुण देखे थे, अर्थात जब एक प्रश्न आया था कि प्रत्येक द्रव्य के कौन कौन से विशेष गुण हैं, उसके अंदर जीव के विशेष गुण बताए गए थे। तो वहां पे कहा था चेतना, जीव के विशेष गुण में बताया था चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन। तो हमने एक जगह वहां पे भी चेतना शब्द को सुना था। और अभी देखिए तो अभी अभी थोड़े समय पहले ही हम जीव के जब हमने अनुजीवी गुण देखे तो उसमें भी एक चेतना शब्द आया था। तो ये चेतना होती क्या है, ये चेतना किसे कहते हैं, तो यही प्रश्न है, आखिर चेतना है क्या। तो कहा कि जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है, प्रतिभास अर्थात जिसमें पदार्थों की जानकारी होती है। प्रतिभास माने उसका ज्ञान होना, उसके बारे में तत्संबंधी पदार्थ का ज्ञान होना, उस विषय का ज्ञान होना, वो है चेतना।
मतलब कि जिसमें पदार्थों का ज्ञान होता हो, जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता हो, उसे चेतना कहते हैं। मतलब जो भी हम पदार्थों को जानते हैं, वो एक चेतना है जिसके कारण से हम किसी को जानते हैं। जो हमारे ज्ञान में अनेक-अनेक पदार्थ दिन में जानने में आते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? वो चेतना है जिसके कारण हम पदार्थों को जान पाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न कि चेतना के कितने भेद हैं? चेतना के कितने भेद हैं? तो आप लोग सोच रहे होंगे भेद ही भेद पढ़ाए जा रहे हैं, पहले भी भेद इतने आ चुके हैं, अब फिर से भेद आ गए। लेकिन यहाँ पे भेद हैं तो हमें समझने भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वस्तु स्वरूप में ऐसा है, इसीलिए वस्तु स्वरूप जैसा है तो वस्तु स्वरूप को भी समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे बताया कि चेतना के 2 भेद होते हैं। चेतना के कितने भेद? चेतना के 2 भेद होते हैं। पहली होती है दर्शन चेतना, पहली होती है दर्शन चेतना और दूसरी होती है ज्ञान चेतना। चेतना क्या थी? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता था, वो चेतना थी और ये चेतना कितनी प्रकार की बताई? चेतना बताई 2 प्रकार की। पहली प्रकार की चेतना क्या है? पहली प्रकार की चेतना दर्शन चेतना और दूसरे प्रकार की चेतना ज्ञान चेतना। अगर हमने अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय किया हो, हमने तत्वार्थ सूत्र जी का स्वाध्याय किया हो तो वहीं पे एक सूत्र आता है जीव के लक्षण बताते हुए, वहां पे जीव का लक्षण बताया कि उपयोगो लक्षण। क्या बताया? उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण उपयोग है। तो वो उपयोग भी कितने प्रकार का होता है? वो उपयोग भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है दर्शनोपयोग और एक होता है ज्ञानोपयोग। तो जो दर्शनोपयोग है, उसी का हम दूसरा नाम समझें कि उसका दूसरा नाम है दर्शन चेतना। और अगर ज्ञानोपयोग का दूसरा नाम समझें तो वो है हमारी ज्ञान चेतना। मतलब ये तो क्लियर है कि जो जिसमें ये चेतना होगी वो जीव ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि ये जीव का लक्षण है। ये पुद्गल का नहीं है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इनमें चेतना नहीं पाई जाती। चेतना माने जिससे चेता जाए, चेता माने जैसे जीवित रहा जाए। अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो हम। तो यहाँ पे 2 बताई दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना जिसके अन्य नाम हमने देखे दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या होना चाहिए कि दर्शन चेतना किसे कहते हैं? अब जानना तो पड़ेगा ही कि हमने 2 प्रकार की चेतना के भेद तो कर दिए। एक होती है दर्शन चेतना, एक होती है ज्ञान चेतना। तो दर्शन चेतना का काम क्या है? दर्शन चेतना होती क्या है? दर्शन चेतना किसको होती है? कब होती है? ऐसे अनेक प्रश्न मन में उठ रहे होंगे तो उन सबका समाधान सीधा-सीधा क्रम से यहाँ पे हमें मिलता चला जाएगा। तो 75 नंबर का प्रश्न देखिए कि दर्शन चेतना किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? दर्शन चेतना किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास अर्थात अवलोकन हो, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। हो सकता है समझ में ना आया हो। एक बार और परिभाषा पढ़ता हूं, जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास हो उसे दर्शन चेतना कहते हैं। अर्थात दर्शन चेतना माने क्या है? सामान्य अवलोकन। दर्शन चेतना माने किसी भी वस्तु का सामान्य अवलोकन, पदार्थ का सामान्य अवलोकन इज टू दर्शन चेतना। ये दर्शन शब्द का प्रयोग, जैसे दर्शन शब्द का अर्थ बहुत सारे हैं। एक दर्शन शब्द का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन, वो क्या यहाँ पे दर्शन चेतना का मतलब ये है जो भगवान का दर्शन करता है, उनको अच्छी तरह अवलोकन उनका करता है, तो वो यहाँ पे क्या वो दर्शन है? यहाँ पे वो दर्शन भी नहीं है। या बात करूँ कि जो एक सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धा का सच्चा हो जाना, श्रद्धा का सम्यक हो जाना, क्या वो श्रद्धा है? क्या वो दर्शन है यहाँ पे? इधर दर्शन का मतलब देखना भी नहीं है, इधर दर्शन का माने सच्चा श्रद्धान भी नहीं है। तो क्या है दर्शन का अर्थ? दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन। दर्शन माने सामान्य अवलोकन। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, जैसे हम कहें कि जरा इस वस्तु को देख के आना, और अगर हमने उस वस्तु को हम देख लिया है तो हम समझे कि हमें तो ज्ञान चेतना हो गई है। वो देखना शब्दों में देखना है, लेकिन वो दर्शन चेतना नहीं है, वो ज्ञान चेतना है। जब आगे समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं 2-3 इसमें विशेषण दिए कि दर्शन चेतना क्या है। तो पहला पॉइंट बताया कि दर्शन चेतना भेद रहित होती है। भेद रहित माने
वो पदार्थों को जानती तो है, लेकिन पदार्थों में भेद नहीं करती है। अर्थात मेरे सामने दो वस्तु हैं तो उसको दो नहीं जानेगी, वो सब एक है। क्या है? वो सब एक है, वो दर्शन चेतना है। अर्थात वो उसमें भेद नहीं कर सकती कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। इसी को कहा जाता है सामान्य अवलोकन। बस एक तरीके से बहुत स्थूल कहूं कि उसकी सत्ता जान लेना। सत्ता भी वास्तव में जान लेना ज्ञान का काम है, लेकिन समझाना इतना कठिन है। इसलिए उदाहरण के और तौर पे मैं कहूं कि उसकी सत्ता मात्र जान लेना कि वो वस्तु है। अब वो क्या है वो हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि दर्शन चेतना का काम बस इतना है कि वो सामान्य अवलोकन करती है। जैसे कि मैं बहुत दूर से एक पेड़ मैंने देखा, अब मेरे से पूछा जाए, मैंने पेड़ तो देख लिया, लेकिन पूछे कि वो पेड़ कौन सा है, तो मैं नहीं बता सकता, मुझे पास जाना पड़ेगा। दूर से हमें पेड़ तो दिख रहा है, लेकिन पास जाके देखना पड़ेगा वो आम का पेड़ है, वो इमली का पेड़ है, वो नींबू का पेड़ है, किसका पेड़ है। वो तो हमें पास जाके देखने पे ही पता लग पाएगा। ऐसे यहाँ पे दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना है। दर्शन चेतना ने तो मात्र सामान्य अवलोकन किया है। जैसे उदाहरण में कहा कि मात्र वृक्ष को जाना, वृक्ष को जानना एक तरीके से दर्शन चेतना का काम। अब ये कौन सा पेड़ है, तो ये क्या काम करेगा, ये हमारी अगली चेतना जो दूसरी है, जिसको कहते हैं ज्ञान चेतना, वो ज्ञान का काम है, दर्शन का काम नहीं है। ये वास्तव में दर्शन चेतना हमारी ज्ञान में पकड़ में नहीं आती है। हमारा जो ज्ञान है उसके अंदर हम अपने ज्ञान से जान लें कि हमने किस वस्तु का दर्शन किया है और किसका नहीं किया है, ये हम अपने ज्ञान के माध्यम से नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ये दर्शन चेतना इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि हमें उसका ज्ञान भी नहीं होता। किसी जीव को ज्ञान नहीं हो सकता। छद्मस्त जितने भी जीव हैं, क्या कहा, छद्मस्त जितने भी जीव हैं, छद्मस्त माने क्या होता है, छद्म माने आवरण, और स्थित माने आवरण सहित जो जीव हैं, वो होते हैं छद्मस्त जीव। अर्थात 1 से 12वें गुणस्थान वर्ती सब जीव कैसे होते हैं, सभी जीव छद्मस्त होते हैं। उन सब जीवों को क्या, उन सबको ये दर्शन चेतना का जो विषय है, अर्थात सामान्य अवलोकन, वो जानने में नहीं आता। अर्थात जितने भी हम उदाहरण भी देंगे ना, एक चीज नहीं समझना, हम दर्शन चेतना को समझाने के जितने भी उदाहरण देंगे वो सारे ज्ञान चेतना है। वास्तव में दर्शन चेतना को जितने भी उदाहरण दिए जाएंगे समझाने के लिए, वो ज्ञान चेतना है। क्यों? क्योंकि दर्शन चेतना तो अब हमारे ज्ञान की पकड़ में आती ही नहीं है, तो उसके उदाहरण कैसे दें। लेकिन समझाने की दृष्टि से उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि हम पहले भी मैंने दे रखा है, हम ट्रेन से जा रहे हों या गाड़ी से हम सफर कर रहे हों, तो हमें अनेकानेक वस्तुएं, चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन हम उनका बस सामान्य अवलोकन करते हैं। उनका विशेष अवलोकन, अर्थात विशेष रूप से उनको नहीं जानते हैं। देख के आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हमने क्या देखा, तो हमारे पास एक उत्तर होता है, कुछ तो देखा था, लेकिन उसके बारे में पता नहीं कि क्या देखा था। कुछ तो हमें बड़ा सा देखा था, लेकिन कुछ, वो क्या बड़ा सा देखा था वो हमको पता नहीं है। उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये दर्शन चेतना का विषय नहीं है। दर्शन तो मतलब क्या है, मात्र सामान्य अवलोकन, किसी वस्तु का सामान्य अवलोकन, वो होता है ज्ञान, वो होती है दर्शन चेतना, जो एक तरीके से छद्मस्त जीवों के ज्ञान का विषय नहीं है। अर्थात केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय तो है, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय ये दर्शन चेतना नहीं होती है। क्योंकि इसकी जो परिभाषा पढ़ता हूँ, फिर हम ज्ञान चेतना समझेंगे। यहाँ पे कहा कि जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास, अर्थात अवलोकन हो, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। इतना हमें समझ में आया? क्योंकि चेतना की परिभाषा देखें तो चेतना में प्रतिभास तो था ही, लेकिन दर्शन शब्द जुड़ गया तो एक शब्द बढ़ गया कि सामान्य प्रतिभास जिसमें हो उसे दर्शन चेतना कहते हैं, या हम उसको कहें कि उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं, उसको दर्शनोपयोग कहते हैं, हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जहां पे हमें बताया जाएगा कि ज्ञान चेतना क्या होती है, ज्ञान चेतना का काम क्या होता है, ज्ञान चेतना किसको होती है, कैसे काम करती है, तो हम देखते हैं। प्रश्न है अगला 76 नंबर का प्रश्न कि ज्ञान चेतना किसे कहते हैं। क्या कहा, ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया कि जिसमें पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। सीधी सी बात है। दर्शन चेतना के जो इतर है, अर्थात जो अपोजिट है, वो है ज्ञान चेतना। मतलब दर्शन चेतना में अभी तक सामान्य अवलोकन हो रहा था, अब
सामान्य अवलोकन के बाद जो विशेष अवलोकन होगा, हमने अभी दूर से पेड़ को जान रहे थे, अब हमसे पूछा गया वो पेड़ किसका है, उसको जानने के लिए हम पास गए और हमने बताया ये तो इमली का पेड़ है। जब जैसे ही हमने ये बताया मतलब उस पदार्थ को हमने विशेष जाना, और जैसे ही हमने उस पदार्थ को विशेष जाना अर्थात वो ज्ञान चेतना का काम है कि हमने पदार्थों का विशेष प्रतिभास कर लिया है। पदार्थों को विशेष रूप से हमने जान लिया है। क्योंकि एक चीज दर्शन शास्त्र में देखी जाती है, जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं, न्याय के दर्शन हैं, एक चीज आपने भी सुनी होगी कि सामान्य जो हमारी एक वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है, वो सामान्य विशेषात्मक होती है। कैसी होती है वस्तु? सामान्य विशेषात्मक होती है, अर्थात उस वस्तु में सामान्य धर्म भी होते हैं और उस वस्तु में विशेष धर्म भी होते हैं। उदाहरण के तौर पे क्यों हम जो पहले ही समझ के आए हैं उसी का उदाहरण दूं, तो हमने देखा कि वस्तु में सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें बस सामान्य गुण हो और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें मात्र विशेष गुण हो। जिसमें सामान्य गुण होंगे उसमें विशेष गुण भी होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु कैसी होती है? वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। अगर आप में सामान्य गुण है तो आप में विशेष गुण भी होंगे। कभी कभार हमको लगता है थोड़ा विषय इससे संबंधित ही है, सामान्य गुण और विशेष गुण अगर कहें कि सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास, हमें क्या लगता है कि हम सब सामान्य हैं, हम में ऐसी कोई अदर क्वालिटी नहीं है। लेकिन हम बहुत मोटिवेशनल स्पीच सुने तो उसमें कहा जाता है आप में भी एक विशेष खूबी है, उस खूबी को पहचानिए जो आपको अन्य से भिन्न करती है। वो कैसे कहते हैं ऐसी चीजें? वो ऐसे कहते हैं क्योंकि जो वस्तु होती है उसमें सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। सामान्य गुण तो वो जो सब में हो गया, सामान्य अवलोकन, मात्र जानना, और विशेष गुण कहें कि उसमें जो विशेष है। अब पदार्थ के संबंध में जो विशेष जाना जाएगा वो जाना जाएगा अपने ज्ञान चेतना के द्वारा, तो जिसमें पदार्थों का विशेष अवलोकन होता है वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्ञान चेतना। उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान चेतना। और अगर थोड़ा इन दोनों के संबंध में अगर हम कुछ कहें कि ज्ञान, ये दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना कैसे काम करती है, तो दर्शन चेतना के पूर्वक ही ज्ञान चेतना होती है। या हम कहें कि ज्ञान चेतना से पहले कोई चेतना होती है तो वो होती है अपनी दर्शन चेतना, हम सब जीवों की। या कहूं कि छद्मस्त जीवों की जो चेतना काम करती है, तो उनकी चेतना में सबसे पहले कोई चेतना होगी तो वो होगी दर्शन। सबसे पहले दर्शन चेतना। दर्शन चेतना के बाद कोई चेतना होगी तो वो होगी ज्ञान चेतना। अर्थात किसी भी वस्तु का पहले सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य अवलोकन के बाद ही हम उस वस्तु को विशेष जान पाते हैं। अर्थात किसी वस्तु को, सामान्य वस्तु को जाने बिना उस वस्तु के विशेष गुण जान नहीं सकते हैं। आपको पहले सामान्य जानना ही पड़ेगा। मतलब इससे क्या नियम निकला? इससे ये नियम निकला कि जब जब ज्ञान चेतना काम करेगी तो ये समझना कि पहले दर्शन चेतना काम कर चुकी है। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान चेतना काम तो कर गई लेकिन दर्शन चेतना ने किया ही नहीं, दर्शन चेतना ने उसका सामान्य प्रतिभास किया ही नहीं। अगर ज्ञान चेतना अर्थात अगर आपको पदार्थ का विशेष अवलोकन हो रहा है तो समझना दर्शन चेतना हो चुकी है। चाहे वो दर्शन चेतना हमारे ज्ञान की पकड़, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, हम उसको जान नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञान चेतना हुई है तो समझना दर्शन चेतना हुई ही है। और अगर एक और विशेष बात बताऊं इनके बारे में, तो ऐसी, जैसे हम एक नियम तो मैंने ये बताया, जब जब ज्ञान चेतना हुई होगी तो समझना दर्शन चेतना हुई ही है। एक ऐसा नियम भी है, अगर आपको दर्शन चेतना हुई है अर्थात अगर आपको सामान्य अवलोकन हुआ है तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसका ज्ञान चेतना हो ही हो। अर्थात जगत में ऐसी हम जो वस्तुएं देखते हैं वो बहुत ऐसी होती हैं जिनका मात्र हम सामान्य अवलोकन करके उनको छोड़ देते हैं, अर्थात आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कहूं कि हम पदार्थ तो बहुत सारे जानते हैं लेकिन कुछ कहते हैं चलो छोड़ो, क्या करना है इसके बारे में जान के, नहीं जानते इसको, उसके बारे में विशेष नहीं जानते हैं, होगा कुछ, हमें क्या करना, हमसे संबंधित थोड़ी है, छोड़ो, आगे बढ़ जाते हैं। रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है, आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कि एक तरीके से उदाहरण की दृष्टि में कह रहा हूं कि सामान्य अगर होगा तो कंपलसरी नहीं है कि उसका विशेष अवलोकन भी हो ही हो। ऐसी बहुत चीजें हैं जिनका बस दर्शन, सामान्य अवलोकन करते हैं और विशेष अवलोकन नहीं होता। इसके अंदर कहा जाए इसके पीछे का कारण क्या है, तो ऐसा कह सकते हैं कि
सामान्य अवलोकन तो हुआ, लेकिन उसको विशेष जानने की इच्छा नहीं हुई, तो हमने उसको विशेष नहीं जाना। हमें मदद करने की इच्छा नहीं हुई, तो हम एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ है, वहाँ पे हम नहीं रुके, आगे बढ़ गए। अगर इच्छा होती तो वहाँ पे रुकते, तो कहा जाएगा इसने सामान्य अवलोकन भी किया और विशेष अवलोकन भी किया। लेकिन मात्र सामान्य अवलोकन किया है, तो कंपल्सरी नहीं है कि विशेष अवलोकन भी हो ही हो। तो ये 2 नियम हमें ध्यान रखने चाहिए। अगर इसको और अच्छी भाषा में कहूँ, तो शास्त्रों में जैसे कहा है कि मति ज्ञान पूर्वक सॉरी हाँ, मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है, कि मति ज्ञान जब होगा तब शुद्ध ज्ञान होगा। हम इसको ऐसे समझें कि दर्शन चेतना पूर्वक ही ज्ञान चेतना होती है, ज्ञान चेतना पहले काम नहीं करती है। तो हमें मुझे समझ में आया होगा, मुझे इतना समझ में आया कि आप लोगों को ये दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना ज़रूर समझ में आई होगी कि ये चेतना काम कैसे करती हैं, कैसे वर्क करती हैं ये। तो जिसमें सामान्य प्रतिभास हो वो दर्शन और जिसमें विशेष प्रतिभास हो वो ज्ञान चेतना। अब यहाँ पे जो आगे स्वरूप हम समझेंगे, वो अब इनके भी भेदों के भी भेद प्रभेद बहुत हैं। हम देखें, अब हमने दर्शन चेतना समझ ली, अब हमने ज्ञान चेतना समझ ली। अब दर्शन चेतना के भी 4 भेद हैं। क्या कहा? दर्शन चेतना के भी 4 भेद हैं और ऐसे ही ज्ञान चेतना के भी 8 भेद हैं। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा कहा जाए तो 5 भेद हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान की अपेक्षा कहा जाए तो ज्ञान चेतना के 8 भेद हैं। अब क्रम से उनको भी जानेंगे, उनकी परिभाषा को भी जानेंगे। एक तरीके से ये इनका परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है, इस पेज का जो अंतिम प्रश्न 77 नंबर का प्रश्न, वो प्रश्न क्या है कि दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? प्रश्न क्या है? दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? बस इस प्रश्न पे मैं 2-3 बार प्रश्न इसको पढ़ूंगा। थोड़ा-सा ध्यान से सुनना कि मैं प्रश्न क्या पढ़ रहा हूँ। लिखा प्रश्न यही है, लेकिन आपको थोड़ा प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ लगी? देखो एक बार, गड़बड़ है नहीं, आप मैं को थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि देखो कि प्रश्न में कुछ है क्या ऐसा? प्रश्न है कि दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? अब इसको प्रश्न को सुनने के पहले जो हमने दर्शन की परिभाषा बोली थी दर्शन चेतना की, उसको देखिए। दर्शन चेतना की परिभाषा क्या थी? जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास होता है, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। क्या कहा था? भेद रहित। अब कुछ समझ में आया? मैंने बहुत विशेष जोर-जोर देके मैंने समझाने का प्रयास किया। किसी को कुछ पकड़ में आया कि क्या बात यहाँ पे कही जा रही है? प्रश्न है कि दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? और ऊपर कह के आए हैं कि दर्शन चेतना क्या होती है? जो भेद रहित होती है। अर्थात भेद रहित सामान्य प्रतिभास को, और आप इस दर्शन चेतना में भेद बता रहे हो, और वो भी 1-2 नहीं बता रहे, सीधा 4-4 भेद बता रहे हो। किसी को कुछ उसका उत्तर पता है? मेरा प्रश्न तो सबको समझ में आया? आप लोग एक बार हाथ हिला के भी बता सकते हैं कि प्रश्न समझ में आया नहीं आया। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा, तो इसका उत्तर जानने की भी इच्छा नहीं होगी, उत्तर समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आया प्रश्न? अपनी ही जगह से हाथ हिला के ऐसे बता सकते हैं कि हाँ, समझ में आया। चलिए, 1-2 लोगों को आया, 2 लोगों को आया, और बहुत सारे लोगों ने तो कैमरा नहीं खोल रखा, तो पता ही नहीं लगेगा कि उनको समझ में आया नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे ये क्लास तो है, एक तरीके से प्रवचन और कक्षा में यही अंतर होता है। प्रवचन में तो बस एक वक्ता बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। सामने वालों का काम क्या है? मात्र सुनना। उनसे कुछ प्रश्न, जवाबदारी का कुछ प्रश्न नहीं होता। लेकिन जो कक्षा होती है, उसमें पूछने का अधिकार भी होता है और सामने वालों को भी पूछने का अधिकार होता है। तो मैं प्रश्न फिर से दोहराता हूँ, आपको प्रश्न समझ में आया या नहीं आया, ये भी बताना। पहले हम प्रश्न को क्लियर करेंगे, उसके बाद समझेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। विषय की गहराई बहुत है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगला प्रश्न जो हमने देखा कि दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? और जिनको समझ में आ गया है, वो इसके उत्तर खोजने का प्रयास करें। दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? यहाँ पे तो ये प्रश्न का, और ऊपर कह के आए हैं कि दर्शन चेतना में भेद नहीं होते, क्योंकि दर्शन चेतना तो भेद रहित सामान्य प्रतिभास का नाम है।
अब बताइए, वो भी भेद, 4 भेद बता रहे हैं, भेद हैं या नहीं है? अब प्रश्न समझ में आया। हमारे घर पे 4-5 5 लोग बैठे हैं, उनमें से सबको समझ में आ गया प्रश्न। कुछ लोग उत्तर देने के लिए भी तैयार हैं। आप लोगों में से किसको आया? 2 लोगों को आया। मैं उनका नाम भी लेता हूँ क्योंकि प्रवीण जी को समझ में आया, मनीष जी को समझ में आया, और किसको आया समझ में? अलका जी को भी समझ में आया। नानी को समझ में नहीं आया, प्रवीण जी को समझ में नहीं आया, यादव अंकल को समझ में नहीं आया। आप हाथ हिलाइए, मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया है। बहुत सीधा सा प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। मैं इसका एक बार उत्तर बताता हूं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। कोई बताना चाहेगा अगर किसको उत्तर आया इसका तो? मैं बताना चाहूंगा। चलिए, बहुत लोग बताने की इच्छा कर रहे हैं, वो अपना माइक खोल लें और बताने का प्रयास करें। जी, मैं बताऊं क्या? प्रवीण जैन। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। देखिए, जो इसमें लिखा है ना, भेद रहित, वो प्रतिभास का भेद रहित बोला है वहां पर। भेद रहित जो है सामान्य प्रतिभास है, और यहाँ पर हाँ भेद जी, बताइए दर्शन चेतना के भेद है। ये दोनों बातों में फर्क आ गया। क्यों? वो सामान्य प्रतिभास है, वहां पर उसका भेद रहित जो लिखा है सामान्य प्रतिभास के लिए लिखा है। और ये दर्शन चेतना कितनी प्रकार की होती है वो दिया है भेद। दोनों चीज में नहीं, फर्क हो गया। आपने एक बार हम परिभाषा थोड़ी सी ध्यान से देखें तो ऐसा अंतर नहीं है। सामान्य प्रतिभास का नाम ही दर्शन चेतना है। सामान्य प्रतिभास इज इक्वल्स टू क्या है? दर्शन चेतना। सामान्य प्रतिभास माने सामान्य प्रतिभास सामान्य को भेद के अवलोकन। साथ देखेंगे तो वो तो फिर ज्ञान चेतना में कन्वर्ट हो जाएगी फिर, अगर मैं इसका सामान्य अभी प्रतिभास। अभी इसका उत्तर हमें समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा कि इसका उत्तर क्या है। आपने प्रयास अच्छा किया, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। एक बार मेरे घर पे भी प्रयास कर रहे हैं बताने का, बताइए। पदार्थों का जो जैसे होता है उसमें जो आइटम्स है ना उसका होगा भेद हो रहा है पर उसके अंदर चेतना मुझे समझ में नहीं आ पाया क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बताइए बताइए। इसमें पदार्थों का भेद रहित बोला है। पदार्थों के भेद रहित बोला है। हाँ, हाँ जी, पदार्थों को हम मतलब ऐसा कॉमन जान रहे हैं हाँ जी। पर उसके अंदर हम उसका चेतना के टाइप चलिए, मैं समझ गया कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है। समझाना ही पड़ेगा कि यहाँ पे क्या विषय चल रहा है हमारा। तो एक बार देखें कि बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न है। दर्शन चेतना में वैसे किसी प्रकार के भेद नहीं होते हैं। दर्शन चेतना वास्तव में अपने में अभेद होती है। जो इसके 4 भेद बताए जा रहे हैं वो ज्ञान चेतना के आधार से बताए जा रहे हैं। मतलब जिस जिसका ज्ञान हुआ है और जिस जिससे ज्ञान हुआ है उसकी अपेक्षा हमने दर्शन चेतना बना दी। जैसे कि अगर हम आगे पढ़ें, दर्शन चेतना के हम भेद पढ़ें कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 दर्शन बताए। अब यहाँ पे कहा कि चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन की परिभाषा बताई जाएगी। आवाज नहीं आ रही? चक्षु दर्शन की यहाँ पे परिभाषा क्या बताई गई कि चक्षु इंद्रिय से पहले, अर्थात यह कहें कि मति ज्ञान से पहले जो हमें ज्ञान हुआ, जो सामान्य अवलोकन हुआ, वो है चक्षु दर्शन। मतलब चक्षु इंद्रिय से पहले जो हमें ज्ञान हो रहा है, जो कहें दर्शन हो रहा है, उसका नाम है चक्षु दर्शन। मतलब कि जिसका रिजल्ट चक्षु इंद्रिय से निकल रहा है, हमने उसको कह दिया कि वो चक्षु दर्शन है। जिसका रिजल्ट अचक्षु दर्शन से निकल रहा है, अर्थात जिसका रिजल्ट ज्ञान चेतना में निकल रहा है और वो ज्ञान चेतना अचक्षु दर्शन का काम कर रही है, हमने उसको कह दिया कि वो पहले का काम कर रही है। ऐसे ही जो अवधि ज्ञान का काम चल रहा है, अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, तो अवधि ज्ञान के बेस पे हमने कह दिया कि दर्शन एक अलग से एक दर्शन होता है। ऐसे ही केवल ज्ञान, जो ज्ञान होता है उससे साथ साथ जो उसके होता है ऐसा केवल दर्शन, तो उसके साथ साथ हमने कह दिया कि केवल दर्शन भी होता है। मतलब ज्ञान की अपेक्षा हमने दर्शन के भेद किए हैं, वास्तव में दर्शन के भेद नहीं होते। जब हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कहने का प्रयास किया गया है। कि एक बार हम इसका उत्तर पढ़ते हैं कि दर्शन चेतना के कितने भेद हैं। अभी आपके प्रश्न का समाधान नहीं हुआ होगा। अभी जैसे ही हम इनकी परिभाषा पढ़ लेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। 4 भेद बताए दर्शन चेतना के। इन्होंने कहा कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन,
अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दर्शन चेतना के 4 भेद होते हैं। अब एक बार हम क्रम से इनकी परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं कि चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं और अवधि दर्शन, केवल दर्शन किसे कहते हैं। यहाँ पे कहा कि चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, क्या कहा कि चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया, चक्षु इंद्रिय के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। बहुत लंबी परिभाषा हो गई, बहुत ऐसे शब्द आए होंगे जो समझ में नहीं आया होगा। मैं पूरी परिभाषा फिर से पढ़ता हूं। चक्षु दर्शन के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। अर्थात हमें पहले सारी प्रक्रिया जाननी पड़ेगी कि हम किसी पदार्थ को कैसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे शब्द मति ज्ञान भी आ गया, चक्षु इंद्रिय भी आ गया, सामान्य प्रतिभास भी आ गया और चक्षु दर्शन भी आ गया। ऐसे बहुत सारे शब्द आ गए। तो एक बार हम क्रम जान लेते हैं कि हम किसी वस्तु को जानते हैं तो किस किस प्रक्रिया से होके गुजरती है। तो एक तरीके से कहूं कि सबसे पहले हमें हुआ, अभी चक्षु दर्शन की बात करते हैं, सबसे पहले हमें होता है चक्षु दर्शन। नंबर 1 पे क्या हुआ हमें? नंबर 1 पे हुआ हमें चक्षु दर्शन। उसके बाद हमें क्या हुआ? उसके बाद हुआ हमें मति ज्ञान। उसके बाद क्या हुआ? हमें हुआ मति ज्ञान। मति ज्ञान के बाद क्या हुआ? मति ज्ञान के बाद हमें शुद्ध ज्ञान हुआ। मतलब कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, क्योंकि ज्ञान है और ज्ञान से पहले दर्शन होता है, इसीलिए कहा कि मति ज्ञान से भी पहले कुछ क्या होता है? तो दर्शन होता है। और दर्शन क्या है? वो है अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में, प्रासंगिक जो है वो है चक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन, उसके बाद अपनी मति ज्ञान और मति ज्ञान के बाद क्या है? अपना शुद्ध ज्ञान। तो ऐसे हमारा क्रम चला ये। अब थोड़ा और विशेष समझने का प्रयास करते हैं। पहले हुआ चक्षु दर्शन, मतलब कि चक्षु दर्शन हुआ, उसके बाद हुआ मति ज्ञान। मति ज्ञान में क्या होता है? मति ज्ञान में इंद्रियां और मन के निमित्त से हम किसी पदार्थ को जानते हैं। मतलब इंद्रियां मिली 5, हमारे पास 5 सेंस होती हैं, 5 इंद्रियां। चक्षु कौन कौन सी होती हैं? स्पर्श, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। उसमें एक चक्षु इंद्रिय भी है हमारे पास। तो एक क्रम देखिए। अब यहाँ पे मति ज्ञान को गौण करके आप चक्षु ज्ञान ले लीजिए। क्या लीजिए? चक्षु ज्ञान। अब सबसे पहले हमने क्या जाना? सबसे पहले हुआ हमें चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन के क्या बाद हुआ? चक्षु ज्ञान। और उसके बाद क्या हुआ? हमें उसके बाद हुआ शुद्ध ज्ञान, मतलब उससे विशेष समझना। शुद्ध ज्ञान बात की बात समझ लेंगे। अभी ये प्रक्रिया हमें समझ में आ जाए कि हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो कैसे जानते हैं। पहले हुआ चक्षु दर्शन, फिर हुआ चक्षु ज्ञान, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ हमें? उसके बाद हुआ हमें शुद्ध ज्ञान। इन तीनों में से हमें पकड़ में क्या आता है? क्या हमें चक्षु दर्शन पकड़ में आता है? तो चक्षु दर्शन तो हमें पकड़ में ही नहीं आते, हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है, क्योंकि दर्शन चेतना हमारे ज्ञान का विषय बनती नहीं है। हमारे ज्ञान का विषय बनना कहां से प्रारंभ हुआ? विषय तो बन ही रहा था, लेकिन हमें कब पता लगा? हमें पता लगा जब चक्षु ज्ञान हुआ। क्या हुआ? जब चक्षु ज्ञान हुआ तो हमें पता लगा भैया कुछ चक्षु दर्शन भी हुआ था। उसके बाद शुद्ध ज्ञान हुआ। अब यहीं पे हमारे प्रश्न का सारे समाधान हो जाएंगे कि मैंने कहा था कि चारों के ये जो भेद किए गए हैं वास्तव में कोई भेद होते नहीं है, ये अखंड रूप में होते हैं, अभेद रूप में होते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो जो चीज जैसे पाई जाएगी, हमने चक्षु से कुछ चीज देखी, चक्षु से हमने किसी पदार्थ को जाना, तो उससे पहले क्या हुआ होगा? चक्षु दर्शन हुआ होगा, क्योंकि चक्षु से पहले क्या होता है? ज्ञान से पहले तो चक्षु दर्शन होता है। मतलब कि इनमें दर्शन में कोई भेद नहीं है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा हम दर्शन में भेद कर देते हैं कि अगर हमने किसी पदार्थ को चक्षु से देखा है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कौन सा दर्शन लगा होगा? इसके अंदर चक्षु दर्शन लगा होगा। लेकिन चक्षु दर्शन कोई अलग से दर्शन नहीं है। ऐसे ही थोड़ा और समझिए कि जैसे हमने किसी को स्पर्शन इंद्रिय से जाना, क्या ऐसी प्रक्रिया ऐसी लगाई? हमने किसी को जाना स्पर्शन इंद्रिय से, तो उससे पहले क्या हुआ होगा? उससे पहले हुआ होगा स्पर्शन इंद्रिय का मतलब अचक्षु दर्शन। क्या हुआ होगा? अचक्षु दर्शन। जो अचक्षु दर्शन हुआ होगा वो कैसे पता लगा हमें? मतलब स्पर्शन इंद्रिय का जो अचक्षु दर्शन हुआ है वो हमें ज्ञान से पता लगा। हमें स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा कुछ स्पर्श हुआ तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे पहले अचक्षु दर्शन हुआ होगा। मतलब कि इनमें भेद नहीं है,
दर्शन चेतना में भेद नहीं है। हम ज्ञान की अपेक्षा उस चेतना में, उस दर्शन चेतना में भेद कर देते हैं कि इनमें इस प्रकार के भेद पाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रकार के भेद इनमें होते नहीं हैं। ये ज्ञान की अपेक्षा भेद किए गए हैं, वास्तव में दर्शन चेतना में कोई भेद नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको सबको समझ में आया होगा। चलिए, हमारे घर वालों को समझ में आ गया, आप लोगों को भी समझ में आ गया, मुझको भी समझ में आ गया, तो अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कहा कि एक बार फिर से परिभाषा पढ़ता हूं, अब समझ में आ जाएगा पूरा। चक्षु इंद्रिय के द्वारा, चक्षु इंद्रिय क्या है? ये हमारी चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमने जाना, और चक्षु इंद्रिय के द्वारा क्या जाना? मति ज्ञान। जो चक्षु इंद्रिय रूपी मति ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है, उससे पहले, मतलब मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को, क्या लिखा? होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। देखिए, परिभाषा भी इसकी ऐसी बनाई, ऐसा नहीं लिखा कि चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले चक्षु दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं, सामान्य प्रतिभास को उससे पहले, मतलब कि चक्षु इंद्रिय से पहले जो भी होगा उसको कह देंगे वो चक्षु दर्शन था। चक्षु इंद्रिय से हमने जो जो जाना वो क्या हो गया? उससे पहले क्या होगा? चक्षु दर्शन हुआ ही होगा, क्योंकि ज्ञान कैसे होता है? दर्शन पूर्वक ही होता है, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए लिखा कि उससे पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। अब अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा 79 नंबर का प्रश्न कि अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? ये अचक्षु दर्शन क्या होता है? तो आप देखिए, थोड़ा 5 इंद्रियों के नाम याद कीजिए। क्या 5 इंद्रियों के नाम में कोई अचक्षु नाम की इंद्री है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों में कहीं अचक्षु नाम तो आया नहीं। तो ये अचक्षु कौन सी इंद्री आ गई? कोई नई इंद्री आ गई है? कोई नई इंद्रिय ये नहीं आई है। जैसे कि अचक्षु दर्शन माने चक्षु को छोड़ के बाकी इंद्रियां, चक्षु को छोड़ के बाकी इंद्रियों का एक नाम दे दिया अचक्षु। अगर सबका एक एक नाम दे दो तो कितने सारे नाम हो जाते, और अगर देखा जाए तो सबका एक एक नाम देते तो दर्शन चेतना के और भेद बढ़ जाते। यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया, एक चक्षु दर्शन, एक होता है अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन में, चक्षु दर्शन के बाद होती है चक्षु इंद्रिय, और उसके बाद बाकी 4 इंद्रियों के से पहले जो होती है वो बाकी की 4 इंद्रिय जो चक्षु दर्शन में काम करती हैं, अचक्षु दर्शन में काम करती हैं। ये वैसा ही सिद्धांत है जैसे हम कहते हैं हम सब हैं जैनी। हम सब कौन है? हम सब है जैनी। और जैनी को छोड़ के बाकी कौन है? अजैनी। मैं पूछूं अजैनी कौन होते हैं? आपने कभी किसी के नाम के पीछे लगा देखा कि ये अजैनी है, ये अजैनी है? अजैनी कोई अलग नहीं होते हैं। जो जैन नहीं है वो अजैनी, जो जैन नहीं है वो कौन है? वो सब अजैनी। ऐसे ही जो चक्षु नहीं है उसको छोड़ के जो भी इंद्रिय हैं वो सब क्या है? अचक्षु। मतलब इसमें 4 इंद्रिय और मन आ गया। चक्षु दर्शन में 4 इंद्रिय और मन आ गया चक्षु को छोड़ के। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन। ये सब किस में आ गए? ये सब आ गए हमारे अचक्षु इंद्रिय में, अचक्षु दर्शन में। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है अचक्षु दर्शन के बारे में। तो उत्तर दिया कि चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अर्थात जो भी वस्तु हमने रसना से जानी, जो भी वस्तु हमने रसना से जानी, उससे पहले क्या हुआ होगा? उससे पहले हमने मुंह में लड्डू रखा, उसका बहुत बढ़िया स्वाद आया, वो उस लड्डू का स्वाद हमने लिया अपनी ज्ञान से। लेकिन ज्ञान से पहले क्या हुआ होगा? ज्ञान से पहले हुआ होगा दर्शन। और कौन सा दर्शन हुआ होगा? तो वो हुआ होगा अचक्षु दर्शन। कैसे हमने ये भेद किया? ये भेद हमने ज्ञान के आधार से किया, क्योंकि ज्ञान में कौन सी इंद्रिय प्रवृत्त थी? जब आप लड्डू खाते हो तो लड्डू को किस इंद्रिय से चखते हो? लड्डू को चक्षु इंद्रिय से चखते हो, या कर्ण इंद्रिय से, या रसना से, या घ्राण से? रसना से चखते हैं। अब रसना इंद्रिय से हमने उस लड्डू को चखा, तो उससे पहले वाला सामान्य प्रतिभास कौन सा था? वो था अचक्षु दर्शन। जिस अचक्षु दर्शन के अंदर अपनी रसना इंद्रिय पहले से ही आ चुकी है। कुछ आया समझ में?
कि वास्तव में दर्शन में भेद नहीं है, दर्शन चेतना में किसी प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन ज्ञान चेतना के आधार से इसमें ऐसे भेद पड़ जाते हैं कि जैसा हमें ज्ञान हुआ था उसकी अपेक्षा हम पहले वाले को कह देंगे कि ये इससे हुआ था, ये उससे हुआ था, ये इससे हुआ था और ये इससे हुआ था। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप लोगों को जो मैंने पहले प्रश्न किया था वो थोड़ा क्लियर हुआ? एक बार अपने स्थान से हाथ नहीं हिलाएं तो एक बार मुंह तो ऐसे-ऐसे कर ही सकते हैं कि हाँ, हमें समझ में आ गया। चलिए, बहुत लोगों ने मुंह तो हिलाया कि हाँ, समझ में आया। और मैंने अब क्योंकि मैं एक साथ एक बार में मैं 3 लोगों को ही देख पाता हूँ। अब मैंने पेज पलटा है, अब इन लोगों को समझ में आया, फिर से हिला दीजिए एक बार। चलिए, इनको भी समझ में आ गया। पेज और बदलते हैं थोड़ा-सा। दीपाली जी ने अपनी फ़ोटो नहीं लगा रखी और बहुत लोगों ने नहीं लगा रखी, तो चलिए, मोक्ष ने तो पूरे 2 हाथ हिला दिए कि उनको पूरा समझ में अब आ गया है। तो चलिए, बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आ गया है तो जब मोक्ष को समझ में आ गया है, इससे मैं ये समझूँगा कि बाकी सबको भी समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया हो तो हम मोक्ष से समझ सकते हैं। उसका उसका नंबर ले लीजिए और वो बताएगा कि दर्शन, चेतना ये सब क्या होती हैं, आपको पूरा उससे भी क्लियर हो सकता है। चलिए, थोड़ा अपने विषय को हम और आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था कि ये दर्शन चेतना थी, वो 4 प्रकार की थी, जिसके ज्ञान की अपेक्षा ये 4 भेद पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 2 चेतना तो समझ ली, दर्शन चेतना, एक हमने समझ ली चक्षु दर्शन, एक समझ ली हमने अचक्षु दर्शन। अब क्या बचा? अब बचा अवधि दर्शन और बचा केवल दर्शन। ठीक है, अब 2 बची। चलिए, इन 2 को तो हम कल समझेंगे, अभी इतना समय नहीं है। मैं एक चीज़ आपके सामने थोड़ा प्रश्न रख रहा हूँ, उसका उत्तर भी अभी मैं बताऊँगा। यहाँ पे 4 प्रकार की दर्शन तो बताया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। लेकिन हमने सुना है कि ज्ञान तो 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। यहाँ पे शुद्ध दर्शन क्यों नहीं कहा? यहाँ पे मनःपर्य दर्शन क्यों नहीं कहा? यहाँ पे अवधि दर्शन को याद किया, यहाँ पे केवल दर्शन को भी याद किया और यहाँ पे मति ज्ञान से पहले होने वाले जो चक्षु दर्शन है उसको भी याद किया। लेकिन यहाँ पे अपने शुद्ध दर्शन को क्यों नहीं याद किया? मनःपर्य दर्शन को क्यों नहीं याद किया? कुछ क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी प्रश्न है। चक्षु दर्शन आया, अचक्षु आया, लेकिन मनःपर्य क्यों नहीं आया? कोई बता सकता है कि मनःपर्य दर्शन को क्यों नहीं याद किया? चलिए, मैं ही बताता हूँ कि मनःपर्य दर्शन को यहाँ पे क्यों नहीं लिया और अपना जो शुद्ध दर्शन है उसको क्यों नहीं लिया? उसको लेने का कारण क्या? उसको नहीं लेने का कारण क्या है? हम देखें कि पूरी मति ज्ञान की इन प्रोसीजर को समझें। मति ज्ञान के भी यहाँ पे 4 भेद होते हैं। आपको कोई प्रश्न है, आप अपना माइक खोल सकते हैं। हाँ जी। भैया, वो आपने बताया कि अभी वो कि हमने वो उसमें क्यों नहीं लिया उसको मनःपर्य ज्ञान और उसको शुद्ध ज्ञान को, क्योंकि वो उसमें अचक्षु दर्शन में आ जाएंगे, फिर वो वे अचक्षु दर्शन में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम थोड़ा समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि वो किस में आएंगे और कैसे आएंगे। तो यही मैं बताने जा रहा हूँ, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छी कोशिश की आपने थोड़ा गैस करने की, लेकिन देखते हैं मनःपर्य दर्शन को क्यों नहीं लिया और शुद्ध दर्शन को यहाँ पे क्यों नहीं लिया दर्शन चेतना के भेदों में। अगर पूरी मति ज्ञान की प्रोसीजर देखें तो मति ज्ञान के भी 4 भेद होते हैं। क्या कहा? मति ज्ञान के भी 4 भेद होते हैं। अभी उन 4 भेदों को समझाऊंगा नहीं, मात्र नाम उल्लेख करूंगा, मात्र उनका नाम उल्लेख। पहला होता है अवग्रह, फिर होता है ईहा, फिर आवाय, फिर धारणा। मति ज्ञान के अंदर भी इतनी प्रोसीजर है, मतलब पहले हुआ हमें दर्शन, दर्शन के बाद मति ज्ञान में अवग्रह, फिर ईहा, फिर आवाय, फिर धारणा, फिर उसके बाद होता है शुद्ध ज्ञान। इतनी लंबी प्रोसीजर के बाद हमें कोई वस्तु जानने में आती है और ये प्रोसीजर हमें बुद्धिपूर्वक नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिक होती है। हमें कुछ इसमें करना पड़े ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मनःपर्य दर्शन यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो मनःपर्य दर्शन है उसको दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है।
क्योंकि जो ये मना परिये ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मति ज्ञान में भी जो 4 भेद मैंने बताए, अवग्रह, इया, अवाय, धारणा, उसमें इहा पूर्वक अर्थात इहा रूप मति ज्ञान पूर्वक ये मना परिये ज्ञान हो जाता है। सीधा सीधा शब्दों में कहूं तो ज्ञान पूर्वक ही ज्ञान हो जाता है, इसमें दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए मना परिये दर्शन नाम का कोई दर्शन नहीं होता। मना परिये ज्ञान ज्ञान पूर्वक ही होता है, क्योंकि मति ज्ञान भी एक ज्ञान है, और मति ज्ञान के 4 भेदों में से अवग्रह इया जो दूसरे नंबर का मति ज्ञान है, उसके पूर्वक वो मना परिये ज्ञान होता है, इसलिए उसको किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण यहाँ पे मना परिये दर्शन नाम का कोई दर्शन नहीं होता। अब आपको समझ में आया होगा जो आप कह रहे थे कि इसको हम अचक्षु चक्षु दर्शन में ले लेंगे, तो इनको इसमें हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी इसमें आवश्यकता ही नहीं है। अब एक और प्रश्न जो हमारा बचा कि श्रुत दर्शन नाम का कोई दर्शन क्यों नहीं है। अब मैं समझूंगा मना परिये दर्शन क्यों नहीं होता, ये समझा दिया तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि श्रुत नाम का दर्शन क्यों नहीं होता। समझ में आया? क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञान जो होता है वो तो खुद ऑटोमेटिक ज्ञान पूर्वक ही होता है, क्योंकि पहली बता के आए कि मना की मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, और मति ज्ञान भी ज्ञान है, श्रुत ज्ञान भी ज्ञान है, तो श्रुत ज्ञान कैसे हो रहा है? ज्ञान हो रहा है, उसको किसी दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। प्रोसीजर ही क्या है? पहले होता है दर्शन, दर्शन के बाद मति ज्ञान पूर्वक होता है श्रुत ज्ञान। तो अब बताइए बीच में दर्शन की आवश्यकता पड़ी क्या? शुद्ध ज्ञान को सीधा जानने में कौन मिला? कारण क्या बना उसके में मति ज्ञान बन गया, उसको दर्शन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मना परिये ज्ञान में किसी मना परिये दर्शन की आवश्यकता नहीं है, उसमें किसकी आवश्यकता है? वो मति ज्ञान पूर्वक हो जाता है। मति ज्ञान में भी इह ज्ञान पूर्वक वो चीज हो जाती है। अपना समय हो चुका है। अगर थोड़ा सा मैं अवग्रह इह आवाय धारणा के बारे में बताऊं, क्योंकि कल हमें नया विषय लेना है, इसलिए थोड़ा सा बताऊं तो अवग्रह होता है सत्ता मात्र, इह होती है जानने की इच्छा, इह अर्थात जानने की इच्छा। फिर हम कहें अवग्रह इह अवाय, अवाय होता है उसका निर्णय, और धारणा होती है उसको कालांतर तक याद रखने की क्षमता। अगर सीधा सीधा शब्दों में कहूं तो जो मति ज्ञान के जो 4 भेद हैं, हमें कोई वस्तु याद रहती है तो वो अगर उसकी वस्तु की धारणा बन गई, धारणा माने उसकी वो वस्तु हमें याद रह गई तो ही हमें याद रह पाती है। अगर उसका अवग्रह होके हमने छोड़ दिया तो हमें ज्ञान में नहीं आती। अवग्रह इह हो गया उसके बाद छोड़ दिया तो हमें उस ध्यान नहीं रहती। अवाय हो गया तो ज्ञान में नहीं रहती। अगर धारणा हो गई, धारणा माने अगर वो वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बन गई, हमें समझ में आ गई, तो समझेंगे कि उसकी हमें दर्शन या कहें कि हमें उसका ज्ञान हुआ था। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया है, लेकिन ये विषय अपना है नहीं, लेकिन शब्द बोले थे इसलिए समझाना बहुत जरूरी था। तो ये 4 मति ज्ञान के भेद, अवग्रह इह अवाय धारणा, तो पूरा प्रोसीजर ज्ञान का ये है। अभी बहुत प्रोसीजर जानना बचा है, अभी अवधि दर्शन बचा है, अभी केवल दर्शन बचा है। बाद में ये ज्ञान के जो 8 भेद होते हैं वो देखने भी बचे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्ञान के 8 भेदों को ना लेके मात्र सम्यक ज्ञान के 5 भेदों को लिया है, तो हम उसको समझेंगे आगामी कक्षाओं में। अभी की बात को मैं यहीं पे पूरी करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो तो वे अभी पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे घर से ही आ रहा है, बोलिए। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है, फिर से प्रश्न दोहराना। केवल, अब यहाँ पे हमारे घर पे प्रश्न है कि केवल दर्शन को अलग से क्यों लिया, क्या वो मति ज्ञान पूर्वक नहीं होगा? तो सीधा सीधा उत्तर है कि केवल ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान एकमात्र ज्ञान होता है। जिसको केवल ज्ञान होता है उसको मति, श्रुत, अवधि, मना परिये ज्ञान होते ही नहीं है। उसको जिनको केवल ज्ञान होगा उनको केवल दर्शन होता है, और वो केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ युगपत होता है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो और कोई प्रश्न आप लोगों का? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं समझूं हमारी क्लास में बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं, उनको सब समझ में आता है, तो बहुत बढ़िया बात है। आपको सब समझ में आता है तो आप अपने को शाबाशी खुद दे सकते हैं कि हमें सब समझ में आता है। चलिए, मैंने देख लिया कि सबको समझ में आ रहा है पूरा, तो अभी की बात को मैं यहीं पे पूरी करता हूँ। कोई चीज रह जाए समझानी तो वे बाद में भी पूछ सकते हैं,
और कुछ मेरी बताने में कमी रह जाए, कोई शब्दों की हेर फेर हो जाए, क्योंकि शब्द थोड़े चक्षु अचक्षु, कभी चक्षु की जगह अचक्षु बोल दिया हो तो उसको भूल समझना। वास्तव में चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है। इसी मंगल भावना से कि मैं अभी की बात को अपनी पूरी करता हूँ, और जो कल सुबह की कक्षा रहती है वो यथा समय 8:30 बजे रहेगी, और आप उसका जो शिविर है उसका रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर दें, क्योंकि उस दौरान जो 10 से 17 शिविर लगेगा, उस समय हम अपनी क्लासेस को नहीं चलाएंगे। उस समय हम सब शिविर में हिस्सा लेंगे, हम सब शिविर के भागीदार बनेंगे, हम भी विद्यार्थी के रूप से उस शिविर का लाभ लेंगे। क्या-क्या चीजें बताई जाएंगी, बहुत बढ़िया रूटीन है उसका। इसीलिए आप उस शिविर में जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें, जिससे उसका भी लाभ मिल सके। 5 तारीख के बाद उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। करना बहुत आवश्यक है, जिससे उन लोगों को पता लगे कि हमारे साथ कौन-कौन पढ़ रहा है, उनके साथ संपर्क कैसे किया जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सब रजिस्ट्रेशन करें। तो अभी की बात को मैं यहीं पे पूरी करता हूँ। सभी अपने स्थान से नौवा नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।